हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सर रतन टाटा जी के। तो सर रतन टाटा जी के बारे में यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, या तो उसका ऑटोबायोग्राफी है और उसका सक्सेस के बारे में बात किया गया है। तो मैंने सोचा कि उसका फेलियर के बारे में क्यों ना बात किया जाए, कि हम लोग उसके फेलियर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। तो उसका फेलियर से तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सर रतन टाटा जी का जो साइकोलॉजी है, वो साइकोलॉजी अगर हम बारीकी से देखें तो ये सीख मिलता है हम लोगों को कि वो अपने जिंदगी में बहुत सारे फेलियर का सामना किया। तो ये सब फेलियर का सामना करते हुए भी वो कैसे उसके करियर को आगे लेके गया, और नॉट ओनली उसका करियर, साथ में पूरा टाटा ग्रुप को भी वो आगे लेके गया। तो ये सीखने वाला चीज़ है। तो मैंने सोचा इसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए, मैं हूँ शुभांकर, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रतन टाटा जी के बारे में मैं, जो लोग ये ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, वो दूसरी टाइम दोहराना नहीं चाहता कि वो 1937 में बर्थ हुआ था, उसका पिताजी का नाम नोबेल टाटा है, उसका माता का नाम सोनू टाटा है। तो ये सब दूसरी बार ये वीडियो पे दोहराना नहीं चाहता। वीडियो के शुरू में ही बोला कि उसका फेलियर की तरफ हम लोग ध्यान देंगे ताकि कुछ सीख सके। तो उसका फेलियर क्या था, तो थोड़ा सा मैं आगे लेके जाना चाहूँगा आप लोगों को उसका स्कूलिंग के टाइम में। तो वो उसका जो स्कूलिंग हुआ फर्स्ट जो स्कूलिंग हुआ वो है कैथीड्रल एंड कैनन स्कूल मुंबई एंड बिशप कॉटन स्कूल शिमला। ये दोनों स्कूल में वो पढ़े। उसके बाद वो आर्किटेक्ट बनना चाहता था। उसको बचपन से ही शौक था कि मैं बड़े होकर आर्किटेक्ट बनूं। तो आर्किटेक्ट बनने की चाह में वो अमेरिका गया। अमेरिका के कर्नेल यूनिवर्सिटी पे दाखिल हुए और 1959 पे फाइनली उसका बीए आर्किटेक्ट डिग्री मिल गया। तो ये पढ़ाई के बीच वो अपने बलबूते में उसका पढ़ाई करना चाहता था, ये जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट डिग्री है। तो इसलिए वो जो होटल पे रहते थे, वो होटल क्रू एंड उसका जो बर्तन सफाई करने वाला है, तो बर्तन भी मांजते थे। तो इससे जो पैसा आ जाता था उससे वो बीए आर्किटेक्ट डिग्री हासिल किए, क्योंकि कॉलेज का फीस भी भरना था, ठीक है। तो अपने बलबूते पे वो बीए आर्किटेक्ट डिग्री 1951 पे हासिल किए। उसके बाद 1961 पे वो टाटा ग्रुप पे ज्वाइन किए। टाटा ग्रुप का टाटा स्टील जो है उसमें वो काम करने लगा एज एन आर्किटेक्ट। उसके बाद 1961 से 1970 तक टाटा ग्रुप के अंडर जो बहुत सारे कंपनीज है, तो बहुत सारे कंपनीज में वो काम करता रहा। 1970 पे उसका मैनेजमेंट पे प्रमोशन हुआ। उसके बाद वो 1971 में उसको नैल्को की जिम्मेदारी सौंपा गया। नैल्को क्या था? नैल्को था टाटा का जो टीवी रेडियो मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो नैल्को था। तो नैल्को एक लॉस मेकिंग कंपनी था, उससे कोई रेवेन्यू टाटा ग्रुप को जनरेट नहीं हो रहा था। तो उसको संभालने के लिए टाटा को दिया था, सर रतन टाटा जी को। तो रतन टाटा जी ने लिया। तो रतन टाटा जी उसको जिम्मेदारी लिया 1971 पे। उसका तब रेवेन्यू जनरेट होता था नैल्को से 2% पर एनम, 2% पर एनम। तो वो 3 साल पे, मतलब 1971 से लेके 1974 तक 3 साल पे वो 2% से लेके 20% तक रेवेन्यू जनरेट किया सर रतन टाटा जी ने। उसके बाद देश में इमरजेंसी चालू हुआ और फिनेंशियल जो क्राइसिस, उसके बाद जो फिनेंशियल क्राइसिस हुआ, इसको सब लेके नैल्को कंपनी बंद करना रतन टाटा जी का फर्स्ट फेलियर था ये, ठीक है। इसके बाद वो हार नहीं। 1975 पे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद 1997, उसके ठीक 2 साल बाद 1997 पे उसको जिम्मेदारी दिया गया एक्सप्रेस मिल का। टाटा ग्रुप का जो और एक कंपनी था, जो कॉटन मेकिंग कंपनी, मैन्युफैक्चर कंपनी था, एक्सप्रेस मिल, वो एक्सप्रेस मिल का जिम्मेदारी सौंपा गया। तो एक्सप्रेस मिल भी एक लॉस मेकिंग कंपनी था, तो घाटे में चल रहा था वो कंपनी। तो टाटा ने क्या किया, रतन टाटा जी ने मैनेजमेंट से बोला कि 50 लाख रुपया लगेगा तो ये बिजनेस को पूरी तरह से बिल्डअप करने के लिए, मतलब रीबिल्डअप करने के लिए। तो मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि 50 लाख हम लोग दे नहीं सकते आपको। तो वो कंपनी भी बंद करना पड़ा। ये उसका जीवन में सेकेंड फेलियर था। तो 1981 पे उसको जो है अध्यक्ष बनाया गया टाटा ग्रुप का, और 1991 पे JRD टाटा उसको चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, चेयरमैन के पद पे। ये दोनों सबसे बड़ा फेलियर था रतन टाटा जी के जीवन में। तो इससे वो हार नहीं माने, बल्कि आगे गया और चेयरमैन तक हुआ। इससे बाद जो आता है 1998, ये जो इससे भी बड़ा फेलियर था। 1998 पे वो टाटा मोटर्स जो है, टाटा का जो टाटा मोटर्स कंपनी है, टाटा मोटर्स ने तो कमर्शियल व्हीकल तो बनाते ही रहते थे तब।
तो बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल थे। तो रतन टाटा ने बोला क्योंकि एक फैमिली कार भी क्यों ना बनाया जाए। तो फैमिली कार के हिसाब से वो टाटा इंडिका चुने, टाटा इंडिका को लॉन्च किया। और ऑटो उस टाइम के जो ऑटो क्रिटिक्स था, तो ऑटो क्रिटिक्स ने उसका पूरी तरह से धुलाई किया कि ये कार फ्रेंडली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके उस कार का जो खामियां था वो पूरा बाजार के सामने ला दिया। ठीक है, इसके तौर पे टाटा इंडिका पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया, सेल एकदम डाउन हो गया, टाटा इंडिका नहीं बिक रहा था। तो इंडिका बाजार पे लॉन्च होने के बाद इतना लॉस हुआ टाटा को कि सब रतन टाटा जी को क्रिटिसाइज करने लगे। तो ये सब घटना के बीच जो टाटा बोर्ड मेंबर था टाटा के, तो टाटा साहब बोर्ड मेंबर से एक उसको सलाह दिया सर रतन टाटा जी को कि आप फोर्ड कंपनी से अप्रोच कर सकते हो। अगर फोर्ड कंपनी अगर टाटा मोटर्स को एक्वायर करे तो ये लॉस कुछ घट सकता है। तो रतन टाटा जी ने ये ठीक समझा सलाह को, ये समझा कि ये बंदा ठीक बोल रहा है। तो वो फोर्ड कंपनी के पास गया और अप्रोच किया। तो फोर्ड कंपनी का जो चेयरमैन था बिल, जब मीटिंग चल रहा था उन दोनों के बीच, टाटा बोर्ड मेंबर्स और फोर्ड बोर्ड मेंबर्स जो है उन दोनों के बीच जब मीटिंग चल रहा था, बिल फोर्ड्स हमेशा ही बोलता था कि जब कार बनाना नहीं आते तो क्यों बनाए, ऐसा रतन टाटा जी को बार बार बोलता रहा। तो उसको बहुत दुख हुआ, रतन टाटा जी हर्ट हुए। उसके बाद भी वो एक शब्द भी बिल फोर्ड को नहीं बोले। तो वो लौट के वापस आया, तो वो डिसीजन लिया कि नहीं, ये फोर्ड को एक्वायर करने नहीं दूंगा मैं। तो उसके बाद जो पूरा जो उसका जुनून था, ठीक है, और पूरा सपने को लेके वो टाटा मोटर्स पे ऊपर काम किए। उसके कुछ साल बाद टाटा इंडिया का जो सेकंड वर्जन था, जो V2, टाटा इंडिया का V2, तो V2 लॉन्च किया। उसके बाद भी कुछ ट्रबल हुआ, लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ। तो धीरे धीरे टाटा मोटर्स ग्रो करने लगा, धीरे धीरे टाटा मोटर्स ग्रो हुआ। ठीक है, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में एक था टाटा ग्रुप का, टाटा मोटर्स। तो धीरे धीरे वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। इसके बाद इसके बीचों बीच फोर्ड कंपनी का जो दो कंपनी थे, लैंड रोवर और जैगुआर, तो ये दोनों है सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनी थे फोर्ड का। तो फोर्ड क्या किया, इसको लेके बहुत परेशान था। बिल फोर्ड इसको लेके बहुत परेशान था कि ये से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है ये दोनों कंपनी से, जो जैगुआर है और लैंड रोवर है। तो रतन टाटा जी ने क्या किया, उसको प्रस्ताव रखा बिल फोर्ड्स के सामने कि ये दोनों कंपनी मैं एक्वायर करना चाहता हूँ। तो रतन टाटा जी क्या किया, दोनों कंपनी एक्वायर किए। रतन टाटा जी ने जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर किए। और एक्वायर करने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने, बिजनेसमैन, क्रिटिक्स, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये रतन टाटा का ब्लंडर डिसीजन है कि एक लॉस मेकिंग घाटे में चल रही थी दोनों कंपनी, लैंड रोवर और जैगुआर, इसको एक्वायर कर लिया रतन टाटा जी ने। तो ये डिसीजन सबसे बड़ा ब्लंडर है रतन टाटा के लाइफ पे, करियर का। तो रतन टाटा जी इसमें ध्यान नहीं दी, इन लोगों को बोलता रहा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। टाटा ग्रुप का जो जितना कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता है ये लैंड रोवर एंड जैगुआर, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है। तो ये रतन टाटा जी ने कर दिखाया। ठीक है, तो इतना क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी, तो ये सब फेलियर, ये सब एक तरह से फेलियर ही है ना। तो इस सब ताना, फेलियर, जो लोग ताने दे रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसको झेलने के बाद भी वो उस मुकाम तक पहुंचा जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहते थे। फाइनली अटक नहीं गया। ठीक है, कि मुझे तो बोल रहे हैं ये वो, तो हम लोग जो अटक जाते हैं उन्होंने अटक नहीं गया था। ठीक है, ये सक्सेसफुल पीपल का एक खास जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, ये एक सक्सेसफुल खास कैरेक्टर है जो सक्सेसफुल पीपल है। तो ये हम लोगों को सीखना चाहिए कि लोग तो बोलते ही रहेंगे, तो हम लोग अगर सही काम है, हम लोगों की दृष्टि से अगर वो सही है, तो हम लोग अगर देख पा रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, तो हम लोग उसको करते रहना चाहिए। इसके बाद सन 2000 पे टेटले, जो टी बैग मेकिंग, सबसे बड़ा टी बैग मेकिंग कंपनी था, उसको टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया। तो ये सबसे बड़ा 2000 साल पे ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल एक्वायर डील था जो टेटले कंपनी को टाटा ग्रुप ने किया था। उसके बाद टाटा ग्रुप ने 2004 साल पे दाऊ को, जो साउथ अफ्रीकन कॉमर्शियल व्हीकल कंपनी है दाऊ, तो दाऊ को एक्वायर किया। उसके बाद 2007 पे वो कोरस को लिया, जो स्टील कंपनी था लंदन का, कोरस को एक्वायर किया। तो धीरे धीरे टाटा ग्रुप और रतन टाटा जी के खुद का करियर परवान चढ़ने लगा।
ठीक है। तो इस मुकाम तक रतन टाटा जी ने लेके गए, इस सब झेलने के बावजूद भी और ये सब फेलियर का सामना करते हुए। आज इंटरनेशनली टाटा ग्रुप के अंदर 100 से ज़्यादा कंपनीज है और 150 से ज़्यादा देशों में उसका ऑपरेशन चल रहा है टाटा ग्रुप का। तो इतना बड़ा सक्सेस अचीव किया रतन टाटा जी ने चेयरमैन रहते हुए। तो इतना फेलियर झेला, इतना क्रिटिसिज्म झेला, क्रिटिसाइज किया उसको, सबके बाद भी इन सब चीज़ों को झेलते हुए उन्होंने सक्सेस के मुकाम तक पहुंचा। तो ये सीखने वाला चीज़ है कि फेलियर तो आते रहेंगे, लेकिन वो फेलियर से सीखना चाहिए कि वो जो गलती हुआ है तभी तो हम लोग फेलियर का सामना करते हैं। तो हम लोग जब फेलियर का सामना करेंगे तो वो फेलियर ठीक है, सिखाने के लिए वो फेलियर आता है, ठीक है, हम लोगों को परफेक्ट करने के लिए वो फेलियर आता है, लेकिन उस फेलियर से हम लोगों को सीखना होगा, ठीक है। ताकि क्यों सीखे, ताकि दूसरे ये सेम गलती आगे जाके ना करे और आगे जाके इस सेम फेलियर का सामना नहीं करना पड़े हम लोगों को। तो ये बहुत बड़ा सीख है। तो आज मैंने छोटा सा कोशिश किया कि आप लोगों को भी कुछ सिखा सकते हैं कि रतन टाटा जी के फेलियर के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, और इससे छोड़ के ये सब जो मैंने बताया ये सब छोड़ के अगर रतन टाटा जी के बारे में आप लोग अगर कुछ जानते हो जो सीखने के लायक है, हालांकि उस पर्सन का पूरा ऑटोबायोग्राफी जो है पूरा ही सीखने के लायक है, पूरा ही हम लोग अगर पढ़े तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये सब चीज़ अगर इसको छोड़ के अगर कुछ ऐसा है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सक्सेस के हम लोगों के जो करियर है उसमें कुछ काम आ सकता है, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूँ आप लोग, क्योंकि मेरा मानना है कि हर आदमी से कुछ ना कुछ सीख मिलता है। तो चलिए आज इतना ही। ऑल द बेस्ट।